हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा करता हूँ सर लाइफ बहुत बढ़िया चल रही होगी आप लोग की। सर आज हम रिवाइज करने वाले हैं सर मई 26 एग्जाम की आरटीपी। सर कौन सी? सर मई 26 एग्जाम की सर आरटीपी पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर हम रिवाइज करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट 1 में कौन सा एमसीक्यू पूछा गया, ये व्हाट इज द नेट कैश सेल्स वैल्यू आफ्टर डिस्काउंटिंग फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2025। मतलब फरवरी 2025 में जो आपने सेल्स करी थी उसकी फिगर पूछी गई है। कौन सी सेल्स है? कैश सेल्स की फिगर पूछी गई है, वो भी आफ्टर डिस्काउंट। तो इधर आओ सर, पहले मेरे को बताओ फरवरी की सेल्स कितनी दे रखी है। सर वो दे रखी है 7.5 लाख रुपए दे रखे हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है सर, हमसे पूछा है सर कैश सेल्स पूछ रखी है आफ्टर डिस्काउंट। आफ्टर डिस्काउंट, जो कि आफ्टर डिस्काउंट रखा होगा कैश सेल्स के लिए, वो पूछ रखा है। इधर आ जाओ ऊपर, कैश सेल्स के लिए कुछ बोल रखा है क्वेश्चन है। हाँ, द कंपनी इज इंगेज इन बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स विद क्रेडिट सेल्स बीइंग द ट्वाइस ऑफ द क्रेडिट सेल्स। मतलब क्या हुआ कि जो क्रेडिट सेल्स है वो ट्वाइस है सर कैश सेल्स के। तो अगर मेरा कैश सेल्स लेट से कि अगर मेरा कैश सेल्स अगर मेरा एक्स है, तो क्रेडिट सेल्स मेरा कितना होगा? 2x। टोटल मेरा क्या हो गया? 3x। ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, जो मेरे फरवरी की सेल्स रखी थी 7.5 लाख रुपए, तो मेरी एक्स की वैल्यू क्या आई? कितनी आई? 2.5 लाख रुपए। कितनी? 2.5 लाख रुपए। मेरी एक्स की वैल्यू क्या आई? वाह, मेरी एक्स की वैल्यू 2.5 लाख रुपए आ गई है। लेकिन लेकिन क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता। उसने बोला कि सर आफ्टर डिस्काउंट बताना है। मतलब कैश सेल्स में सर हमें कोई एडिशनल डिस्काउंट दे रखा है। हाँ, ये कैश सेल्स आर एलिजिबल फॉर 3% ऑफ डिस्काउंट। 3% का सर एक एडिशनल डिस्काउंट दे रखा है। ठीक है। तो वो उसके बाद सर आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है। 2.5 लाख माइनस में 3%, तो ये आ गया 2,42,500। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा पहले वाले पॉइंट का, 2,42,500। सेकंड पॉइंट में क्या पूछ रखे हैं? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल कलेक्शन। टोटल कलेक्शन पूछ रखा है किससे? फ्रॉम द डेटर फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2025। मार्च 2025 में डेटर से हमें टोटल कितना अमाउंट रिसीव हुआ है वो पूछा गया है। इधर आओ ऊपर, क्वेश्चन में डेटर्स के बारे में क्या दे रखा है? 60% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड विद इन द सेम मंथ ऑफ द सेल। मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने मार्च में जितनी की सेल्स करी थी ना, मार्च में जितने की मैंने क्रेडिट सेल्स करी थी, उसका मेरे को क्या है? उसका मेरे को क्या है? 60% तो सेम मंथ में मिल गया होगा। रिमेनिंग 40%, रिमेनिंग 40% के लिए क्या बोल रखा है? इज कलेक्टेड इन द फॉलोइंग मंथ। मतलब उसके नेक्स्ट मंथ में मिलता है। मतलब अगर मैंने फरवरी में अगर जो सेल्स करी थी क्रेडिट सेल्स, उसका जो 40% होगा वो मेरे को मार्च में जाकर रिसीव होगा। मतलब मार्च में मेरे को कौन सा एक और रिसीव होगा? फरवरी में जो मैंने क्रेडिट सेल्स करा था ना, उसका 40% मेरे को कब रिसीव होगा? मार्च में रिसीव होगा। तो पहले मेरे को बता दो, मार्च में मैंने सेल्स कितनी करी थी? मार्च में मैंने सेल्स करा था 8,25,000 टोटल। अब ये तो टोटल है, लेकिन मेरे को तो क्रेडिट सेल्स जानना है। तो 8,25,000 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये तो हो गया कैश सेल्स। और क्रेडिट सेल्स क्या था? बीइंग द ट्वाइस ऑफ द कैश सेल्स, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये आ गया टोटली क्या है? क्रेडिट सेल्स है जो मैंने मार्च के महीने में करा था 5,50,000। लेकिन इसमें से कितना अमाउंट मेरे को मार्च में रिसीव हुआ था सर? वो हुआ था 60%। कितना? 60% हुआ था। मतलब 3,30,000 रुपए जो मैंने मार्च में सेल किया था, उसमें से मेरे को सेम मंथ में रिसीव हो गया 3,30,000। लेकिन कुछ अमाउंट ऐसा भी था जो फेब्रवरी में किया था, बट उसका जो अमाउंट रिसीव हुआ था मेरे को मार्च में, तो वो कितना था? मैंने क्रेडिट सेल्स कितनी की थी? 7.5 लाख की तो मेरी टोटल सेल्स थी। ठीक है, इसमें से मेरा क्या है? क्रेडिट सेल्स मेरा कितना था सर? 5 लाख था। कितना? 5 लाख था। ठीक है। अब इसका 40% मेरे को क्या है? मार्च में रिसीव हुआ होगा, मतलब अराउंड 2 लाख। ठीक है। और एक तो मैंने मार्च में जो सेल्स करा था उसका भी मेरे को क्या है? रिसीवेबल हुआ है क्या? 3,30,000। तो 2 लाख और ऐड कर दो, ये हो गया मेरा 5,30,000। इधर आओ, 5,30,000 आंसर है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2025। फरवरी 2025 में मेरे ने जो भी क्रेडिट परचेज करा था उसका अमाउंट पूछा गया है। क्रेडिट परचेस, उधर आ जाओ ऊपर क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिटेल्स दे रखी होगी। द कंपनी एम्प्लॉइज अ स्ट्रक्चर्ड प्राइसिंग पॉलिसी इंश्योरिंग दैट द सेलिंग प्राइस इंक्लूड द 20% द प्रॉफिट मार्जिन। कितना सर? 20% का सर प्रॉफिट मार्जिन रखती है ऑन द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पे सर 20% का प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं। मतलब जो भी मेरे को सेल्स दे रखी थी ना, उसपे से अगर मैं 20% का सर मैं मार्जिन अगर हटा दूं, तो मेरा क्या आएगा सर? कॉस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉस्ट। अब क्वेश्चन ये आता है सर, इस कॉस्ट में से मेरा प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है और ओवरहेड एंड अदर कॉस्ट कितनी है? क्योंकि क्योंकि इधर आओ, पूरा क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट द फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड अदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स।
मतलब कोई और अदर कॉस्ट दे नहीं रखा है, इसलिए हम क्या अज्यूम करेंगे, जो ये सेल्स में, तो जब मैं 20% में माइनस कर दूंगा ना, तो जो ये कॉस्ट आएगी तो यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट होगी। क्या होगा? यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट होगा। ठीक है, सेल्स में से अगर मैं 20% मार्जिन हटा दूंगा, प्रॉफिट मार्जिन हटा दूंगा, तो मेरा ये है, ये कॉस्ट आ जाएगा। 20% क्या है? ये प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, अच्छी बात है। और ये कॉस्ट कुछ नहीं, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, गुड्स आर परचेज 1 मंथ बिफोर द मंथ इन विच दीज आर टू बी सोल्ड। मतलब क्या हुआ, अगर मेरे को मार्च में अगर कोई गुड्स बेचना है ना, तो उसकी शॉपिंग मैं कब करता हूँ? सिर्फ फेब्रवरी मंथ में। अगर फेब्रवरी में कोई गुड्स अगर मेरे को सोल्ड आउट करना, तो उसकी मंथ में, जनवरी में मैं क्या है, शॉपिंग करता हूं। और मेरे से क्या पूछा गया, किस महीने का मेरे से पूछा गया है क्रेडिट परचेज? फेब्रवरी मंथ का क्रेडिट परचेज पूछा हुआ है, फेब्रवरी मंथ का। तो फेब्रवरी मंथ का जो मैंने माल सोल्ड, वो फेब्रवरी मंथ में मैंने क्रेडिट परचेज करा हुआ है। तो फेब्रवरी मंथ में मैंने कौन सा गुड्स परचेज करा होगा जो मेरे को मार्च में सोल्ड आउट करना है? इसने क्या बोल रखा है? 1 मंथ बिफोर हम परचेज करते। क्या 1 मंथ बिफोर हम इसको परचेज करते? तो मतलब मैंने मार्च में जो मेरे को सामान बेचना था, उसकी शॉपिंग मैंने क्या है, अभी करी होगी। ठीक है, तो फेब्रवरी मंथ में अगर मेरे को अगर क्रेडिट परचेज निकालना है, तो मार्च में जो भी मैंने सेल किया था, उसका क्या करूंगा? 20% में माइनस कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रॉब्लम ये नहीं है, उन्होंने बोला कि क्रेडिटर्स की वैल्यू, क्रेडिटर्स की वैल्यू, क्रेडिटर्स की वैल्यू पूछे, तो इसमें से कुछ आइटम हमने कैश में परचेज करा होगा, कुछ आइटम हमने क्या है, क्रेडिट बेसिस पे परचेज करा होगा। जो क्रेडिट बेसिस पे परचेज करा होगा वो हमारे क्या होंगे? क्रेडिटर। ठीक है, इधर आ जाओ। क्या इसके लिए कुछ बोल रखा है? नीचे आ जाओ। द कंपनी प्रोक्योर्स गुड्स थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैश एंड द क्रेडिट परचेज। मतलब कैश में भी लेती है, क्रेडिट में भी लेती है, विद कैश परचेज कंप्राइजिंग 40% ऑफ टोटल परचेज। मतलब टोटल परचेज का 40% से मेरा क्या होता है? कैश परचेज होता है टोटल परचेज का। मतलब मेरा जो 60% होता है, वो आज ही मेरा क्या है? क्रेडिट परचेज रहता है। अच्छी बात है। मतलब इसका सिंपली है कि मैंने जो फेब्रवरी में जो शॉपिंग करी होगी, करा होगा, तो वो क्या है, 8,25,000 जो गुड्स मैंने बेचे मार्च से, उसके लिए मैंने शॉपिंग करा होगा कब? फेब्रवरी में। ठीक है, तो 8,25,000 जो मैंने करा, इसमें से माइनस में 20% कर दूं। कितना? 20%। 8,25,000 माइनस में 20%, ये लो 6,60,000। अब जो ये 6,60,000 का जो मैंने गुड्स परचेज करा है, इसमें से क्रेडिट पे कितना परचेज करा है? तो 60% परचेज करा है। 3,96,000 मैंने क्या है, गुड्स क्रेडिट पे परचेज करा होगा फेब्रवरी मंथ में। ये रहा 3,96,000। बहुत ईजी था। इधर आ जाओ। व्हाट इज द अमाउंट पेमेंट टू द क्रेडिटर फॉर द मंथ ऑफ मार्च? अब ये पूछा है कि पेमेंट कितना करा होगा क्रेडिटर को इन द मंथ ऑफ मार्च। इधर आ जाओ, ऊपर डिटेल दे रखी होगी इसके लिए। ठीक है, आगे आओ। हाफ ऑफ द क्रेडिट परचेज आर पेड विद इन द सेम मंथ। मतलब कि अगर मैंने फेब्रवरी में 3,96,000 की शॉपिंग करा था, 3,96,000 का शॉपिंग करा था, तो उसका हाफ तो मैंने फेब्रवरी में ही पे कर दिया था। ठीक है, और आ गया हो। एंड वाइल द रिमेनिंग 50%, वाइल द रिमेनिंग 50% सेटल्ड इन द सब्सिक्वेंट मंथ। जो आधा बचा हुआ 50% हो पेमेंट थी, वो मैंने क्या, सब्सिक्वेंट मतलब नेक्स्ट महीने में मैंने पे करा होगा। मतलब ये हुआ, जो मैंने फेब्रवरी में परचेज किया था, उसका हाफ तो मैंने फेब्रवरी में पे कर दिया था, एंड हाफ मैंने कब पे करा है? मार्च में। अच्छी बात है। तो 3,96,000 है, तो 3,96,000 का हाफ करो, तो मेरा ये आया 1,98,000। मैंने क्या है, मार्च में ये वाला पे करा होगा। लेकिन मार्च में भी तो मैंने कुछ ना कुछ शॉपिंग करा होगा। वो क्या होगा? अप्रैल के गुड्स के लिए, जो मेरे को अप्रैल में मटेरियल बेचना था, उसका मैंने क्या शॉपिंग अभी करा होगा मार्च में। जो अप्रैल में मेरे को मटेरियल सेल करना था, ठीक है, उसकी शॉपिंग मैंने कब करी होगी? मार्च में, राइट, मार्च में करी होगी। और इसका 60% ही मैं क्या है, क्रेडिट परचेज करता हूं, मतलब 60% ही मेरे क्रेडिटर होंगे। और इसका जो हाफ होता है, हाफ ऑफ पेमेंट मैंने मार्च में पेमेंट करा होगा, और हाफ मैंने पेमेंट कब करा होगा? अप्रैल में पे करा होगा। क्लियर है? इधर आओ। मतलब अप्रैल में जो मैंने शॉपिंग किया है 6,75,000, पहले इसमें से मेरे को क्या हटाना पड़ेगा? 20% प्रॉफिट हटाना पड़ेगा। 6,75,000 में से 20% मैंने ले प्रॉफिट हटा दिया। ठीक है, तो मेरा ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज इन द मंथ ऑफ मार्च, राइट। ये मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज इन द मंथ ऑफ मार्च है। लेकिन मेरे को क्या, क्रेडिट पे मैंने कितना परचेज करा था, मेरे को तो ये जानना है। तो 60% मैंने क्रेडिट पे परचेज करा था, तो 60% कर दिया। 3,24,000 का मटेरियल मैंने क्रेडिट पे परचेज करा था इन द मंथ ऑफ मार्च। लेकिन मैंने मंथ ऑफ मार्च में कितना पेमेंट करा था? डिवाइड बाय 2।
ये 1,62,000 रुपए की मैंने पेमेंट करी थी उन गुड्स के लिए जो मैंने को अप्रैल में सोल्ड आउट करना था, ठीक है। उसके अलावा 1,92,000 इधर आ जाओ, ये फेब्रवरी के मंथ 1,98,000, 1,98,000 वो मटेरियल था जो मैंने फेब्रवरी में परचेज करा था, मार्च मंथ में सोल्ड आउट करेंगे, तो इसको ऐड कर दो 1,98,000, ये लो 3,60,000 आ गया। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन। 3,60,000। आगे आओ, फिफ्थ, what is the amount of our closing cash in hand on the 31st March 2025? बस बहुत ज़्यादा इसी सर, ये तो 11 12 का बच्चे में हम बचपन से करते आ रहे हैं सर। सिंपली सर क्या है सर, एक कैश अकाउंट बना लेना रफ में, ओपनिंग बैलेंस लेना मार्च का, उसके बाद जो भी आपको रिसीव्ड हुआ था डेटर से और जो क्रेडिटर को पर पेमेंट करा था वो माइनस कर देना, और जो भी कैश में पेमेंट कर रहे थे क्रेडिटर को वो भी माइनस कर देना, और जो कैश में हमें डेटर से रिसीव हुआ था सेम मंथ में वो ऐड कर देना, और अदर एक्सपेंसेस अगर होंगे तो वो माइनस कर देना। सर कोई अदर एक्सपेंसेस दे रखे मार्च मंथ में? हाँ दे रखे होंगे, ये रहा द इंस्टॉलमेंट, द फोर्थ इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स कब गया था सर? 50,000 रुपए की पेमेंट गई थी सर मार्च के मंथ में, तो जो मेरे अदर पेमेंट थी, ये मार्च मंथ में क्या है माइनस कर देना। तो ओपनिंग बैलेंस मार्च मंथ का दे रखा है, ये फेब्रवरी का दे रखा है, ओके। फेब्रवरी का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, मतलब पहले आपको मार्च मंथ का क्या है ओपनिंग बैलेंस लाना होगा। सर मार्च मंथ का ओपनिंग बैलेंस कैसे लाओगे? इधर आ जाओ, ये रहा। पहले आप क्या लिखोगे सर, जो आपको दे रखा है, ठीक है, फेब्रवरी मंथ का जो ओपनिंग बैलेंस है वो ले लोगे, उसके अलावा जो भी आपको जो है नेट कैश सेल्स होगी वो ऐड कर दोगे, उसके बाद से जो भी आपको रिसीव हुए डेटर से वो ऐड कर लोगे, तो टोटल कैश आ जाएगा रिसिप्ट, ठीक है, टोटल रिसिप्ट आ गया। अब उसमें से सर माइनस कर दोगे जो भी आपने क्रेडिट परचेज करा था उसकी पेमेंट करी होगी, और जो कैश में परचेज करा होगा सर उसकी पेमेंट करी होगी, तो वो दोनों चीजें क्या है आप माइनस करोगे, तो ये क्या टोटल पेमेंट आ गया, ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस क्या आ गया फेब्रवरी का। ये जो क्लोजिंग बैलेंस फेब्रवरी का है वही सर जाके क्या बनेगा मार्च का ओपनिंग बैलेंस। अब दोबारा सर जो कैश सेल्स हुई थी और जो डेटर से रिसीव हुआ था वो दोनों के दोनों फिगर क्या है आप ऐड करोगे तो टोटल रिसीप्ट आ जाएगा। अब आपको क्या पेमेंट करनी होगी, पेमेंट किस किस चीज की कर रखे सर, क्रेडिट जो क्रेडिटर्स थे उनकी पेमेंट करेगी, और जो हमने क्या मटेरियल परचेज करा होगा उसकी पेमेंट करी होगी। उसके अलावा एडवांस टैक्स के बारे में बताया था कि जो 15 मार्च को पे कर रहे हैं वो उसकी पेमेंट करेगी, तो वो सारे के सारे टोटल पेमेंट सर आप माइनस कर दो, फिर आपका क्या आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस मार्च का आ जाएगा। ये कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी, बहुत ज्यादा ही ईजी है, ठीक है, ठीक है। 3,71,250, 3,71,250 ही था ना? हाँ ये रहा, 3,71,250 रुपये सर आपका आंसर आएगा। आगे आ जाओ, अगला। अगला भी सर काफी ज्यादा ही इजी और काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग इलिस्ट्रेशन है, ये 2 मिनट देखना सबर के साथ, बिल्कुल बहुत ज्यादा ही इजी है। इसमें सर आपको क्या बता रखा है सर, व्हाइट कॉलर्स प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी के बारे में बता रखा है, और कंपनी इंगेज है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शर्ट, क्या है शर्ट का बिजनेस करती है। अब क्या हुआ कि उन्होंने देखा, मैं आपको समरी देता हूँ, उन्होंने क्या है फर्स्ट पैराग्राफ में देखा कि हमारी जो सेल्स है काफी ज्यादा डिक्लाइन हो रही है, काफी ज्यादा डिक्लाइन हो रही है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट ने बोला कि सर हमें एटलीस्ट इतना तो अमाउंट अर्न करना चाहिए जो कि हमारे रिटर्न ऑन कैपिटल के बराबर हो। मतलब जो ये ₹60 लाख है ना वो एडिक्वेट रिटर्न ऑन कैपिटल है, ठीक है। जो आपके पास एक्जिस्टिंग कैपिटल रखी है, अगर आप कुछ भी ना काम करते तो अगर रेंट भी दे देते तो इतना तो रिटर्न ऑन कैपिटल सर आपको रिसीव होता ही। तो मैनेजमेंट ने बोला कि कुछ नहीं तो एटलीस्ट 60 लाख रुपए तो हमें कमाना ही चाहिए एज ए रिटर्न ऑफ कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल हमें कमाना चाहिए, ठीक है। आगे, दस इट इज आस्क्ड द मार्केटिंग डायरेक्टर टू रिव्यू द मार्केटिंग पॉलिसी। उसने क्या बोला मार्केटिंग डायरेक्टर को, भाई तुम अपनी मार्केटिंग की पॉलिसी देखो, सर हम ना रिटर्न ऑन कैपिटल के बराबर भी सर हम नहीं कमा पा रहे, रिटर्न ऑन कैपिटल के बराबर भी नहीं कमा पा रहे, इसलिए मार्केटिंग वाले को बोला कि भाई तुम अपनी कोई मार्केटिंग पॉलिसी को देखो, उसको रिव्यू करो और मेरे को सजेशंस दो। तो मार्केटिंग पॉलिसी ने बोला कि हाँ सर, प्रीवियस ईयर के जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था उसके बेसिस पे मैं आपको क्या है 3 प्रपोजल देता हूँ। जो प्रीवियस ईयर का जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था उसके बेसिस पे मैं आपको 3 प्रपोजल देता हूँ। पहले प्रीवियस ईयर के हमारे P&L स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो सेल्स दे रखी है सर 50,000 शर्ट की दे रखी है, कितना 1,500 रुपए ईच, तो कितना है 75,000 इन थाउजेंड से, तो 3 जीरो आएगा ओबियसली, तो ये कितना हो जाएगा आई थिंक 7,50,00,000 हो जाएगा, है ना। 7,50,00,000 की सेल है, इन थाउजेंड दे रखे ना, तो 7,50,00,000 आ जाएगा अगर 3 जीरो अगर मैं ऐड कर दूंगा। उसके बाद सर हमें कुछ सर कॉस्ट दे रखी है, इसमें से मेरे को बता दो वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है और फिक्स कॉस्ट कौन सी है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये तीनों तो सर मेरी क्या है सर, ये तीनों के तीनों सर क्या है मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, क्या है वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स्ड लिखा हुआ है, फिक्स्ड लिखा हुआ है तो बोल बताने की जरूरत नहीं कि सर ये मेरी क्या है फिक्स्ड कॉस्ट है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में इस चीज को ध्यान रखना, ये चीज देखना, इसके वजह से सर एग्जाम में गड़बड़ हुई थी। ये 2% ऑफ सेल्स,
सेल्स कमीशन दे रखी है 2% ऑफ सेल्स वैल्यू। लेट्स से अगर मेरा सेल्स प्राइस कम हुआ तो क्या मेरी सेल्स कमीशन कम ज़्यादा होगी? जी हाँ सर, अब वो आपकी सर सेल्स कमीशन कम ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इट्स डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल दे रखा है आपको 2% सेल्स में, ठीक है। डिलीवरी कॉस्ट वेरिएबल पर यूनिट सोल्ड, डिलीवरी कॉस्ट जो भी है आपकी पर यूनिट सोल्ड के बेसिस पे सर आपको दे रखा है 3750 सर आपको दे रखा है। फिक्स कॉस्ट अगेन सर हमें फिक्स कॉस्ट दे रखी है, अच्छी बात है, 3000 रुपये ये हमारा हो गया, ठीक है। प्रॉफिट हमारा आ गया सर इतना, ये आई थिंक 15 लाख देख रहे होंगे तो सर हमारे 60 लाख से कम है आई थिंक, है ना, 60 लाख तक रिटर्न ऑन कैपिटल से ही कम है। तो बोल रहे मैनेजमेंट की कम से कम हम रिटर्न ऑन कैपिटल के बराबर तो कमाए, आ गया हो। अब इनके अलावा इन्होंने कुछ प्रपोजल दिए, जो ऊपर बताया था कि 3 प्रपोजल दिए। एक बार सर आप पढ़ो सर, रीड करो जरा, मैं पानी पी। हाँ, तो आपको 3 प्रपोजल क्या क्या दे रखे हैं। पहला, एक काम करते हैं सर, अभी ना कंपटीशन बहुत जाता है, 10% सर क्या है हम ना सेलिंग प्राइस कम कर देते हैं, जिससे कि क्या है हमारी डिमांड है सर 40% से इंक्रीज हो जाएगी। क्या बोला? 10% अगर मैं सेलिंग प्राइस कम कर दूंगा, 10% सेलिंग प्राइस कम कर दूंगा, मतलब मेरी 1500 की सेलिंग प्राइस है, तो मैं क्या है 1350 रुपये कर देता हूँ, 1350 रुपये। और जो मेरी 50,000 जो शर्ट बिक रही है ना, तो इसकी बढ़ के डिमांड कितनी हो जाएगी, 40% बढ़ जाएगा। 40% बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, 50,000 का 1.4 कितना, 70,000, ये आ जाएगा 70,000 रुपये, ठीक है। 70,000 मतलब शर्ट्स हम बेचेंगे। सेलिंग ऑफ 25,000 यूनिट टू ई फ्लिप। अगर दूसरा ऑप्शन ये है कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देते हैं, जैसे हमारे बाकी अदर कॉम्पिटिटर आते हैं, ई फ्लिप नथिंग बट इट्स लाइक अ फ्लिपकार्ट, मतलब 50,000 आप यूनिट सोल्ड करो तो 25,000 यूनिट सर ई फ्लिप के थ्रू सोल्ड आउट कर दो, एंड 25,000 जो हमारे नॉर्मल वे आउट था उसके थ्रू ही हम सोल्ड आउट करेंगे। लेकिन जो 25,000 जो हम ऑनलाइन के थ्रू बेचेंगे, कॉन्ट्रीब्यूट रुपीज 45 लाख ऑनलाइन टुवर्ड द ऑनलाइन ऑर्डर कैटलॉग कॉस्ट एंड प्रोवाइडेड स्पेशल पैकेजिंग 75 पर यूनिट्स। मतलब क्या हुआ कि सर जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचेंगे तो हमें क्या ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट रन करना होगा, ऑनलाइन हमें ऑनलाइन क्या कैटलॉग बनाने होंगे, कैंपेन चलाने होंगे, रन करने होंगे, तो उसके लिए क्या एक बार में 45 लाख का सर हमारा क्या खर्चा आएगा। उसके अलावा सर आपको पता है जब फ्लिपकार्ट का सर जो भी सामान मांगते हैं तो उसकी कोई एक स्पेसिफिक पैकेजिंग टाइप का आता है, इस टाइप का, जैसे कि एक बॉक्स में आता है मटेरियल पैक होकर, या किसी टाइप के आपके एनवेलोप या प्लास्टिक के थैले में पैक होकर आता है अच्छे से बिल्कुल, ताकि ब्रेकिंग के चांसेस कम से कम रहे। तो उसकी जो कॉस्ट आएगी 75 पर यूनिट आएगी। मतलब ये क्या है, ये एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि सर क्या है, एडिशनल कॉस्ट है। कितनी है? एडिशनल कॉस्ट है जब मैं ऑनलाइन आऊंगा तो। रिमेनिंग यूनिट्स ऑफ 25,000 वुड कंटिन्यू टू बी सोल्ड एट ₹1500 ईच ऑन द एग्जिस्टिंग बिजनेस। मतलब क्या है, जो मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस के अकॉर्डिंगली सर मैं क्या है 25,000 यूनिट सर 1500 रुपये के हिसाब से बेचता रहूंगा, ठीक है। 10% प्राइस रिडक्शन टुगेदर विद एन एडवर्टाइजिंग कंपेन कॉस्टिंग 22,50,000 में बूस्ट सेल्स 60%। उन्होंने बोला कि सर एक काम करते हैं सर, प्लान बी में सर हमने 10% का प्राइस हो, प्लान ए में जो 10% का प्राइस डिक्रीज करा था ना, उसके साथ साथ एक काम करते हैं सर 22,50,000 का सर एडवर्टाइजमेंट भी हम कर देते हैं। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी सर हम ले सकते हैं, जिससे सर हमारा क्या है, पहले 40% प्लान ए में बढ़ा था, 60% की इंक्रीज हो जाएगी सेल्स। मतलब क्या हुआ कि प्राइस तो सर मेरा हो जाएगा 1350 जो प्लान ए में ही था, लेकिन जो मेरी सेल्स थी ना, जो मेरी सेल्स थी वो मेरी ना 60% से इस बार बढ़ेगी। मतलब हुआ 50,000 इंटू में 1.6 कितना हुआ, 80,000, 80,000, 80,000 क्वांटिटी बिकेगी। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में क्या है। जैसे मैंने आपको क्या है वेरिएबल कॉस्ट बताया, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, पर यूनिट बेसिस के अकॉर्डिंगली सर बढ़ता और घटता है, राइट। जैसे हमारी 50,000 यूनिट अगर हम जो बेच रहे थे तो वेरिएबल कॉस्ट तो सेम रहेगी, लेकिन हमने प्लान ए में देखा कि सर हमारी 40% हमारी जब बढ़ रहे हैं, तो ये जो कॉस्ट है ये भी उसी के अकॉर्डिंगली 40% बढ़ेगी, राइट। तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे ना, पर यूनिट का भी ना सर क्या निकाल लो, सर कॉस्ट निकाल लो। सर पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालोगे, जैसे ये है 75,000 था, ठीक है, ठीक है, ये आ गया 7,50,00,000। कितने के लिए था सर, ये 50,000 शर्ट के लिए था। अच्छा, इसका तो दे ही रखा था 1500, इसको तो करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, जैसे 7,500 था, 30, ठीक है। ये किसके लिए दे रखा है सर, 15, वो 50,000 शर्ट के लिए दे रखा है, ठीक है। ये आ गया 150, क्या आ गया
150 पर यूनिट सर हमारा खर्चा हो रहा है। वैसे ही जैसे ही आपको क्या करना होगा, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट दे रखा होगा, तो उसको क्या है पर यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, पर यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। और जो मेरा फिक्स कॉस्ट है एग्जैक्टली सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना एग्जैक्टली। सर ये लिखवा क्यों रहे हो, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ क्यों। इधर आओ, सॉल्यूशन पे आओ। पहले हमारा पहले पॉइंट का ए का आंसर पढ़ो, क्या बोल रहा है, पीवी रेशो ब्रेक इवन सेल्स ऑन द लास्ट ईयर अकाउंट वुड बी। पीवी रेशो पूछा है एंड ब्रेक इवन सेल्स पूछा है, तो पीवी रेशो के लिए क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन निकालोगे, राइट, एंड सेल्स निकालोगे। सेल्स आपको दे रखा है, कंट्रीब्यूशन निकालोगे, सेल्स मायने में वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स करोगे इनटू में 100, तो पीवी रेशो आ जाएगा। और ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालोगे सर, फिक्स कॉस्ट को सर डिवाइड कर दोगे, किससे डिवाइड कर दोगे सर, हमारे पीवी से आप डिवाइड कर दोगे, तो सर हमारा आंसर आ जाएगा। इधर आओ, मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। इधर आओ, जैसे सो हमारा सेल्स दे रखा था 75,000, ठीक है, 7,50,00,000 जिसको बोलते हैं। तो उसमें से सबसे पहले क्या है, वेरिएबल कॉस्ट सारे के सारे क्या है, आप माइनस कर दो एग्जैक्टली। तो उससे क्या आया, कॉन्ट्रीब्यूशन आया मेरा क्या, 31,500। अब मेरे को क्या है, पीवी निकालना है, पीवी रेशो, तो 31,500 डिवाइडेड बाय 75,000 इंटू में 100। ठीक है, एक मिनट इधर आओ, 31,500 डिवाइडेड बाय 75 इंटू में 100, तो मेरा आया 42%। अब मेरे को क्या निकालना है सर, ब्रेक इवन सेल्स निकालने। ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकालोगे, वो तीनों की तीनों जो फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी थी, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा था, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो हमें फिक्स दे रखा था, एंड अदर फिक्स्ड कॉस्ट जो दे रखी थी, उन सबको सर क्या है आप ऐड कर लो, ठीक है, एंड देन उसको डिवाइड कर दो सर पीवी रेशो से, मेरा क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कितना, ये 7,14,28,000 एंड 42%, ये रहा, बी आंसर हो जाएगा। अब मेरे को एक चीज पूछा गया, प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द प्रपोजल 1 वुड बी। प्रपोजल 1 का क्या पूछा गया, पी एंड एल पूछा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस पूछा हुआ है, तो वो कैसे निकालोगे, आपको याद रखना होगा, जो मैं ऊपर एक चीज बात बता रहा था ना, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का इंपैक्ट लेना इट्स बेहद इंपॉर्टेंट, अदरवाइज ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ना यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। पहले तो आपका वेरिएबल कॉस्ट पड़ेगा, और जो सेल्स कमीशन होगी ना, सेल्स कमीशन आपको 2% ऑफ वैल्यू दे रखा है, सेल्स वैल्यू दे रखा है, तो सेल्स वैल्यू जो आएगी उसका 2% करना है। ठीक है, डायरेक्टली वो मत कर लेना कि पर यूनिट के निकाल के सीधा 80,000 कर देना, ऐसा मत करना। ठीक है, इधर आओ, ये रहा, पर यूनिट निकाला 1350, 1500 माइनस में 10% करा, ठीक है, 1350 डायरेक्ट मटेरियल का जो हमने ऊपर करा था एग्जांपल के लिए 150 रुपए, वैसे ही हमने क्या करा, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवर, डायरेक्ट डिलीवरी एक्सपेंस जो भी थे वो सारे के सारे पर यूनिट बेसिस पे हमने निकाल लिए। सेल्स कमीशन क्या था, 2% ऑफ सेलिंग प्राइस, 2% ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब कि क्या हुआ कि इसका 2% करा 1350 का डायरेक्टली, ठीक है, 27 रुपये आया, 867 हमारा टोटल आया, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आया सर, 483 रुपए का सर हमारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। 70,000 यूनिट हम बेच रहे हैं, तो हमारा क्या टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, 3,38,000, 3,38,00,000 का हमारा क्या टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स कॉस्ट है जो हमारी 3 करोड़ की, माइनस कर दोगे तो 38,10,000 सर क्या हमारा आंसर आ जाएगा। इधर आओ, 38,10,000 क्या है हमारा आंसर आ जाएगा, ये रहा। ठीक है, अब इधर आओ, इसमें से विद रिस्पेक्ट टू द प्रपोजल, ये काफी अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू द प्रपोजल हाउ मेनी नंबर, कितनी यूनिट्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स व्हाइट कॉलर प्राइवेट लिमिटेड वुड नीड टू सेल एट रुपीज 1350 ईच टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ 60 लाख। सर हम पढ़ के आ चुके हैं, हमने अच्छे से पढ़ा था, अगर हमें डिजायर्ड प्रॉफिट कमाना हो रुपीज 1350 के बेसिस पे, तो कितने हमें यूनिट्स बेचने होंगे, ये आपसे पूछा गया। तो सिंपल वर्ड में सर आपको क्या है, ब्रेक इवन सेल्स निकालने हैं। ब्रेक इवन सेल्स निकालोगे, वो क्या होगा, मतलब सर हमारा जो यहाँ पे होता है फिक्स कॉस्ट प्लस में डिजायर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, डिजायर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, डिजायर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिजायर्ड जो भी हमारा क्या था, या डिजायर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन क्या, डिजायर्ड प्रॉफिट लिखो, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, डिजायर्ड प्रॉफिट लिखो, ठीक है, डिजायर्ड प्रॉफिट लिखो, एंड देन यहाँ पे लिख दो कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके अगर जैसे डिवाइड करोगे तो सर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा हमें कितना कमाना चाहिए, फिक्स कॉस्ट हमें पता था 3 करोड़ है, ठीक है, डिजायर्ड प्रॉफिट हमारा क्या है 60 लाख है, हमें पता है, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन अभी हमने निकाला था 400 कुछ था, 400 कितना था, ये रहा 483, 483, ये रहा 3,60,00,000 हो गया, 3,60,00,000 डिवाइडेड बाय 483, तो हमारा कितना यूनिट हम सेल करेंगे, 74,74,534 यूनिट सेल्स करेंगे, ताकि हमें क्या है, हम डिजायर्ड प्रॉफिट 60 लाख कमा सकें। क्या ये चीज क्लियर है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है ब्रेक इवन सेल्स का, कि फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो हमें पता चल जाता है कि नो सेल्स नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस आए। लेकिन अभी हमने बताया कि हमें प्रॉफिट 60 लाख कमाना है, तो एक काम करो, फिक्स कॉस्ट में ही सीधा 60 लाख ऐड कर दो डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो हमारा क्या आ जाएगा 74,534 यूनिट बेचो, ताकि हमें 60 लाख का क्या है प्रॉफिट हम कमा सके। ठीक है,
74,534 आ गया हूँ। हाँ, तो फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रखा है, विद रिस्पेक्ट टू प्रपोजल सेकंड, हाउ मच द सेकंड प्राइस पर यूनिट बी ऑफर टू ई फ्लिप, ई फ्लिप को कितना प्राइस पर यूनिट ऑफर करें, दैट वुड बी द एटलीस्ट ब्रेक इवन ऑन दिस प्रपोजल। मतलब जो हम ई फ्लिप पे 25,000 यूनिट सोल्ड आउट कर रहे हैं, कितना, 25,000 अगर यूनिट मैं सोल्ड आउट कर रहा हूँ, तो उस पे मेरे को कितना प्राइस पर यूनिट कोट करना चाहिए, प्राइस पर यूनिट कितना मैं कोट करूँ ई फ्लिप पे, ताकि मैं कितने ब्रेक इवन सेल्स पर पहुंच जाऊं, ब्रेक इवन सेल्स पॉइंट में मैं पहुंच जाऊं। तो मेरे को एक चीज बताओ, मैं कितनी यूनिट होल्ड कर रहा हूँ, 25,000 यूनिट, ये तो मेरा कंफर्म है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, जब मेरे को ब्रेक इवन सेल्स पॉइंट का मेरे को क्वांटिटी गिवन है 25,000, मेरे को क्या बोल रखा है, मेरे को बोल रखा है कि सेल प्राइस पर यूनिट। मेरे को एक चीज बताओ, क्या मेरे को फिक्स कॉस्ट पता है, जब मैं ई फ्लिप के थ्रू मटेरियल सोल्ड आउट करूंगा था, ई फ्लिप के थ्रू, इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर आओ, ई फ्लिप के थ्रू अगर मैं मटेरियल, हाँ रहा, if a suitable price and caller would contribute to the 45 lakh towards the annual order catalog cost। मतलब क्या हुआ, अगर मैं ई फ्लिप के थ्रू अगर मटेरियल अगर मैं सोल्ड आउट करूं, बेचूं, तो 45 लाख का मेरा फिक्स कॉस्ट लगेगा। कितने का, मेरा 45 लाख का मेरा क्या है, फिक्स कॉस्ट लगेगा। तो मेरे को फिक्स कॉस्ट तो पता है कितना है, 45 लाख है। क्या मेरे को कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है, नहीं, ये नहीं पता। सर ये कैसे निकालोगे, जो मेरी सेल्स होगी उसमें से मेरे को क्या माइनस करना होगा, वेरिएबल कॉस्ट, फिर आएगा मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या मैं इस फॉर्मूले से मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल सकता हूँ, हाँ सर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। क्या मेरे को वेरिएबल कॉस्ट पता है, हाँ सर, मेरे को वेरिएबल कॉस्ट पता है। तो मैं इन दोनों को ऐड करके क्या मैं सेल्स निकाल सकता हूँ, जी हाँ सर, सेल्स आ जाएगा। इधर आओ, कैसे निकालोगे, ये रहा। सर पहले तो वेरिएबल कॉस्ट एग्जैक्टली पर यूनिट पर सेम रहेगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, ये तीनों तो सेम एग्जैक्टली रहेंगे। इसके अलावा एडिशनल पैकेजिंग कॉस्ट जो मेरी 75 लग रही थी, वो एड ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लगाऊंगा, 25,000 यूनिट जो मैं ई फ्लिप के थ्रू बेच रहा था, वो तो मेरे को पता ही है। फिक्स कॉस्ट 45 लाख की मेरे को पता है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 180। अब जब मेरा 180 आया, तो इसमें क्या मेरे को 840 में ऐड कर दूंगा, तो मेरा क्या सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1020 पर यूनिट पर। अगर मैं सामान बेचूं तो मेरा क्या रहेगा, ब्रेक इवन सेल्स रहेगी। इधर आओ, फिफ्थ एमसीक्यू पे आपको आगे क्या बोल रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है प्रपोजल थर्ड का। जो प्रपोजल थर्ड का जो मेरा आता है, उसका क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। क्या था, 1,500 रुपए सेलिंग प्राइस में से 10% क्या है, रिडक्शन कर दो, तो मेरा क्या है, 1,350 रुपए का सेलिंग प्राइस बेचो। उसके अलावा सर आपको क्या है, एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाना होगा। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन कितने रुपए का चलाना होगा, एडिशनली 22,50,000 का क्या है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाना होगा। मतलब मेरा एडिशनल कॉस्ट मेरा कितना आएगा, 22,50,000 का मेरा क्या है, एडिशनल कॉस्ट आ गई एक, ठीक है। उसके अलावा जो मेरा क्या है, सेल्स ग्रोथ भी तो होगी। सेल्स ग्रोथ कितनी थी मेरी, 60% थी। तो मेरी कितनी क्वांटिटी फ्रेश अब मैं बेचूंगा, 80,000 में बेचूंगा। कितना, 80,000, 80,000 तो मैं 1,350, ठीक है, ये मेरी सेल्स रहेगी, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट मेरे जो थे वो सारे के सारे सेम रहेंगे, फिक्स कॉस्ट जो थे मेरे सारे के सारे सेम रहेंगे। उसमें एक और ऐड हो जाएगा 22,50,000 का खर्चा, जो कि मेरा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, ठीक है। इधर आओ, बहुत सिंपल है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सिमिलर रहेगा जो मेरा प्रपोजल वन में था। प्रपोजल वन में क्यों सर सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि मेरा 1,350 प्रपोजल वन में भी था, 1,350 में प्रपोजल थर्ड में भी है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में तो कोई चेंजेस नहीं है। बस चेंजेस कहां पे था, जो मैं 22,50,000 का खर्चा एडिशनल कर रहा था। इधर आओ, ये रहा, 483 तो मेरा सेम रहेगा, बस 22,50,000 का जो मैं खर्चा एडिशनल कर रहा था वो है, ठीक है। तो मेरे से क्या पूछा गया था, उसने प्रॉफिट एंड लॉस पूछा था, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट क्या है, 3 करोड़ की तो मेरी फिक्स कॉस्ट थी, उसमें 22,50,000 का एडिशनल एक खर्चा मेरा ऐड हो जाएगा, जो था मेरा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। 3,22,00,000 और एडिशनल में माइनस कर दूंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। बहुत ज्यादा ही आसान था। इधर आ जाओ, इन थर्ड एमसीक्यू ये खत्म हो गया। 63,90,000 इसका आंसर आ जाएगा, और इसका 1,020 था, ठीक है। इधर आ जाओ, थर्ड एमसीक्यू पे, इन टू कॉन्जिक्यूटिव प्रॉफिट्स क्वार्टर्स अ कंपनी रिपोर्टेड द फॉलोइंग परफॉर्मेंस, क्वार्टर वन में 2,10,000 था विद अ प्रॉफिट ऑफ 12,000, वाइल द क्वार्टर टू में सेल्स था 2,40,000, जो मेरा प्रॉफिट था 24,000। अज्यूम दैट अ फिक्स कॉस्ट रिमेन्ड कांस्टेंट ऑफ बोथ द ईयर, इंट्रोड्यूस इनटू पीवी रेशियो बताना है। पीवी रेशियो कैसे निकालते हो, अगर मेरे को दो कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के अगर मेरे को प्रॉफिट और सेल्स पता हो, तो मैं कैसे निकालता हूं, चेंज इन प्रॉफिट, क्या, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, राइट।
चेंज इन प्रॉफिट कितना है मेरा 12,000, तो 12,000 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। एंड देन चेंज इन सेल्स कितना है 2,10,000 से 2,40,000 हो गया, तो मेरा चेंज इन सेल्स कितना है यहां पर अगर देखोगे तो 30,000 है, ठीक है। तो 12,000 डिवाइडेड बाय 30,000 है, 30,000 है ना, हाँ 30,000 है, तो कितना आया मेरा 40% आया, तो मेरा आंसर सी हो जाएगा। ग्रेट, इधर आ जाओ। इन अ केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट मटेरियल्स आर एडिड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, इन द प्रोसेस ड्यूरिंग द मंथ द डिपार्टमेंट रिपोर्टेड 9,200 इक्विवेलेंट यूनिट अंडर द फीफो मेथड। कौन सा मेथड लगाया, फीफो मेथड में मेरे ख्याल 9,200 यूनिट इस बार प्रोड्यूस हुए हैं, अच्छी बात है। द प्रोसेस हैड एन ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्या है 800 यूनिट, कितनी 800 यूनिट, इधर आओ, यहाँ पे तो यूनिट्स लिख लो, परसेंटेज लिख लो, और इक्विवेलेंट यूनिट प्रोसेस जो मेरा हुआ था, ओपनिंग कितना है मेरा, ओपनिंग कितना मेरा यहाँ पे बोल दिया इन्होंने 800 यूनिट, ठीक है। 50% मेरा मतलब इस बार काम कंप्लीट होगा, तो कितना आ जाएगा 400, ठीक है। अब क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना है 900 विच वर 70% कंप्लीटेड, मतलब मेरा जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है यहाँ पे लिख लो नीचे, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है मेरा 900 है, वो मेरा 70% कंप्लीट है, कितना 70% कंप्लीट है, ठीक है। ड्यूरिंग द मंथ द प्लांट आल्सो फेस अ माइनर ब्रेकडाउन, मतलब माइनर सा एक ब्रेकडाउन हुआ होगा, बट इट डिड नॉट इफेक्ट द मटेरियल इनपुट पे कोई इफेक्ट नहीं करा, ओनली द प्रोसेस बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन द नंबर ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ वाज। ये बोल रहा है कि ऊपर के महीने के डिटेल्स में जो आपको दे रखा है उसके बेसिस पे मेरे को बताओ ड्यूरिंग द मंथ कितनी यूनिट्स कंप्लीट हुई थी, ड्यूरिंग द मंथ मेरी कितनी यूनिट्स कंप्लीट हुई थी, लेट्स से इसको मान लेते हैं कितना एक्स मान लेते हैं, ठीक है। मतलब मैं मान लेता हूं कि जो ड्यूरिंग द मंथ मेरी जो यूनिट्स कंप्लीट हुई थी वो कितनी है एक्स है, एक्स मेरी यूनिट्स कंप्लीट हुई थी। अब ड्यूरिंग द मंथ इनपुट कंप्लीटेड, मतलब जितना सामान दिया उतना ही सामान मेरा कंप्लीट हो गया। जैसे मेरे को ओपनिंग डब्ल्यूआईपी तो पता है, मेरे को क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी पता है, अब ये को ये तो बताओ कि कितना मैंने मटेरियल अगर 100 दिया था, ठीक है 100 मटेरियल दिया था, लेट्स से कि उसमें से मेरा कुछ मटेरियल बच गया, ठीक है, यहाँ पे 900 देखा, चलो लेट से 10,000 यूनिट था, 10,000 यूनिट में से लेट से कि 900 मेरा डब्ल्यूआईपी पड़ा है, तो उसमें से कुछ यूनिट तो ऐसा होगा ना जो मैंने इस बार दिया है और इसी बार ही प्रोसेस हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ मेरा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी पहले कंप्लीट करा होगा, कुछ ऐसे भी तो मटेरियल होंगे जो 100% कंप्लीट हो गए होंगे, क्या मैंने बोला 100% कंप्लीट हो गए, जो इस बार दिया और इसी बार कंप्लीट हो गया, तो वो यूनिट कितना होगा एक्स माइनस में कितना होगा 800, राइट। इसको मैं क्या है मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स माइनस में 800 आ जाएगा, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा एक्स के, ठीक है। 900 का 70% करना, 900 का 70%, तो ये मेरा क्या है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना है 630, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी मेरा कितना है 630, राइट। अब जो मेरा इस बार पूरे महीने में जो बना है यूनिट्स वो कितनी बनी है 9,200, कितनी है 9,200 बनी है, 9,200 क्या है इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस हुई है, मतलब 9,200 मेरे क्या है ईयूपी कंप्लीट हुई है। और उसमें क्या होगा पहले ओपनिंग होगा, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी जो इस बार कंप्लीट हुआ होगा कितना है ये 400, ठीक है 400, राइट। उसके अलावा जो मैंने इनपुट दिया था वही पूरा प्रोसेस हो गया होगा, इनपुट जो मैंने दिया था वो पूरा का पूरा जो है 100% प्रोसेस हुआ था, 100% प्रोसेस हुआ था, वो कितना था एक्स माइनस में 800, एक्स माइनस में 800, राइट, एक्स माइनस में 800। अब प्लस डब्ल्यूआईपी कितना था 630, ठीक है। अब इन सबको सॉल्व करना है आपको, 400 प्लस में 630, ठीक है, माइनस में कितना है 800 है, ठीक है, ये आया 230, कितना आया 230, तो 9,200 माइनस में क्या करना होगा यहाँ पे जो 230 है ये ले जाओ, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्या है एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो 9,200 माइनस में 230, ये रहा 8,970 आना चाहिए आंसर, 8,970 बी आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, इसमें क्या बोल रखा है इन अ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज टू ज्वाइंट प्रोडक्ट बनते हैं एक्स एंड वाई, इमेजिन द सिमिलटेनियस फ्रॉम अ कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस, एक कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस दे रखा है उसके अंदर एक्स एंड वाई दो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं, द कंपनी इंक्रीज द ज्वाइंट कॉस्ट अप टू स्प्लिट पॉइंट, मतलब स्प्लिट पॉइंट तक ना क्या है ज्वाइंट कॉस्ट क्या है
कंपनी इनकर्ड करती है, और विच आफ्टर द प्रोडक्ट बिकम सेपरेटली आइडेंटिफाइबल फॉर द प्रीवियस मंथ द फॉलोइंग डिटेल्स आर आपको अवेलेबल है। ये आपको फॉलोइंग डिटेल्स अवेलेबल है प्रीवियस महीने की, अच्छी बात है। टोटल ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, 18,60,000 है। कितना, 18,60,000 है। दिस ज्वाइंट कॉस्ट अ पर्सन बिटवीन द एक्स एंड वाई इन द प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। कितना, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस के बेसिस पे क्या, 18,60,000 आपको क्या एलोकेट करना है। अब नंबर ऑफ यूनिट के बेसिस पे क्या आपको जितना इस बार प्रोड्यूस है उसके बेसिस पे एलोकेट करना होगा, वो कैसे निकालोगे, यहाँ पर आओ। टी टाइप का आपको फॉर्मेट बनाया होगा, यहाँ पे सेल्स आती याद है, यहाँ पे हमारे क्लोजिंग स्टॉक आता है, क्लोजिंग स्टॉक ये याद है, यहाँ पे हमारा ओपनिंग स्टॉक आता है याद है, यहाँ पे परचेज आती है, परचेज जो कि हमारा 100% होता है जो हम परचेज करते हैं इस बार, या जो भी मेरी यूनिट प्रोड्यूस हो जाती है वो मेरी यहाँ पर आती है, जो मेरी ट्रेडिंग अकाउंट के लिए मेरी क्या यूनिट प्रोड्यूस हो जाती है, तो मेरी ये वैल्यू यहाँ पर आती है। अगर मेरे को ये एक्स निकालना है तो वो कैसे निकालूंगा, सेल्स प्लस में क्लोजिंग स्टॉक माइनस में क्या करूंगा, ओपनिंग स्टॉक, राइट। क्या मेरे को सेल्स यूनिट्स की वैल्यू दे रखी है, हाँ सर हमें दे रखी है, तो ये हमारा ऐड होगा। ओपनिंग फिनिश स्टॉक क्या होगा सर, ये माइनस होता है। फिनिश क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा मेरा सर, ऐड होगा। वैसे फिनिश क्लोजिंग स्टॉक मेरा ऐड होगा, ये माइनस होगा। इधर आ जाओ, क्या है 96,000 ना, ये रहा 96,000, 96,000 माइनस में मेरे को क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक करना है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, 2,400 दे रखा है, तो 2,400 मेरे को क्या माइनस करना है। अब क्या ऐड करना है, कितना, 6,000 करना है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो 6,000 क्या है, मैं क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या आएगा 99,600, 99,000 क्या है 600 है, ठीक है। इधर आ जाओ अब दोबारा, ठीक है। 64,000 माइनस में क्या होगा 4,800, प्लस में मैं क्या करूंगा 2,400, ये मेरा आ जाएगा 61,600। कितना आ जाएगा, 61,600 आ जाएगा। 2 जीरो से तो 2 जीरो गई, ठीक है। इसका रेशियो बनेगा, एक काम करते हैं ना, डायरेक्टली देख लेते हैं कितना रेशियो बना था, ताकि आसानी से हो जाएगा। 40%, 8,970, ये हमारा आंसर था, बिल्कुल ठीक था। ये रहा 18,60,000 है, ये रहा 99,600, 61,600 बना, ठीक है। ये टोटल आया। अब मेरे को क्या है, इसको डिवाइड करना है, 99,600 है, इन दोनों का टोटल करा 1,61,200 इंटू में 18,60,000, ठीक है। तो मेरा ये इसमें डिवाइड हो जाएगा। प्रोडक्ट एक्स में कितना मेरे को जाना है, प्रोडक्ट एक्स का ही पूछा होता ना इसने, प्रोडक्ट एक्स का पूछा हुआ था, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 11,49,230, ठीक है। 11,49,230 मैं रेशो निकाल रहा था, कोई नहीं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की वीडियो आई थिंक मैंने अपलोड कर रखी है, या मैं अपलोड कर दूंगा इसके बाद ही, तुरंत बाद ही, ठीक है। तब तक आप केस सिनेरियो जो है वो अपना कंप्लीट करें, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा। 92, 17, 41, ये रहा। मेरा जो भी आपको क्वेरी होगा बेटा, आपको क्या है व्हाट्सअप कर देना, मैं विल बी अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। या इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को क्या है पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी, किसी भी चीज़ पे, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम जो भी आपको सुटेबल लगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कीप स्माइलिंग कीप लर्निंग।